हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन हम आप लोग शुरू करते हैं। तो लगातार सेशन से जुड़ जाइए, सेशन से लगातार जुड़ जाइए और लगातार हम लोग तैयारी करते रहें। कल कुछ कारणों से, टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम लाइव नहीं आ पाए, लेकिन आज फिर से हम 50 प्रश्नों के साथ, 50 नए प्रश्नों के साथ, 50 अच्छे प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो लगातार सेशन के साथ जुड़ जाइए और सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक के बात पहुंच जाए। गुड गुड आफ्टरनून निशा, नेहा, संजना कुमारी, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, निशांत, रोशन जी। चलिए आंसर दे रहे हैं सब लोग। वंदना, कुंदन सिंह, निहाल सिंह, निखिल निखिल नयन, काजल कुमारी, सब लोग गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं सबको शुभकामनाएं। सेशन को शेयर कर दीजिए अधिकतम और हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इनमें से किस काल में पूछे गए प्रश्नों का संबंध मंत्री द्वारा जवाब देना अनिवार्य होता है। इनमें से किस काल के प्रश्नों को पूछा जाता है तो उस प्रश्न को मंत्री द्वारा जवाब देना अनिवार्य होता है। शून्यकाल, प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा या अवकाश के बाद का समय। चलिए इसका उत्तर दीजिए। पिछले सेट का एक क्वेश्चन है, ये उत्तर आपका मिलना चाहिए। इनमें से किस काल में पूछे गए प्रश्नों का संबंधित मंत्री द्वारा जवाब देना अनिवार्य होता है। शून्यकाल, प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा, अवकाश के बाद, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, पोस्ट, मतलब कह सकते पोस्ट ब्रेक, ऐसा कह सकते हैं आप। तो कौन सा भी है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा बी, बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन से भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? जरा ध्यान से पढ़िए। संसद और विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद तथा विधानमंडल के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी सदस्य। चलिए इसका उत्तर दीजिए जल्दी से, इसका उत्तर दीजिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसका भाग कौन भाग लेता है? केवल संसद के सभी सदस्य। कौन भाग लेता है? डी, इसका डी आंसर सही होगा। इसका सही उत्तर होगा डी, संसद के सभी निर्वाचित और मनोनीत सब भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत सभी लोग भाग लेते हैं। क्लियर है? चलिए तुम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दबाव समूह के विषय में इनमें से क्या सही है? दबाव समूह के विषय में इनमें से क्या सही है? एक सेकेंड। दबाव समूह के विषय में इनमें से क्या सही है? जल्दी से उत्तर दीजिए। दबाव समूह के विषय में क्या सही नहीं, क्या गलत है पूछा है, क्या गलत है पूछा है। यह सरकार पर दबाव बनाते हैं, या किसी समूह विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं, यह अपने समूह के रक्षक होते हैं। इनकी स्थापना संविधान के अधिनियम के तहत की जाती है। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए उत्तर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर क्या होगा? यह सरकार पर दबाव बनाते हैं, बिल्कुल सही है। यह किसी समूह विशेष को लाभ पहुंचाते हैं, भी सही है। यह अपने समूह के रक्षक होते हैं, भी सही है। इसकी स्थापना संविधान के अधिनियम के तहत नहीं होता, यानी डी इसका गलत उत्तर है। डी इसका रॉन्ग आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हम लोग। इससे पिछले क्लास में भी डिस्कशन कर चुके थे इसका। विपक्ष के नेता के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? विपक्ष के नेता के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? विपक्ष का नेता का पद ब्रिटेन से लिया गया है। विपक्ष के नेता का पद ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही है। विपक्ष के नेता के को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, बिल्कुल सही है। विपक्ष के नेता एक संवैधानिक पद है। विपक्ष का नेता एक संवैधानिक पद है, ये गलत उत्तर है। ये संवैधानिक पद नहीं है। विपक्ष का नेता जो है वह संवैधानिक पद नहीं है, ये भी गलत है। और विपक्ष का नेता का पद जब स्थापित हुआ तब से इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तब से नहीं, 1977 से इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। तो दोनों होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हम लोग। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इनमें से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक।
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 40। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत इनमें से कौन कौन से भाग में है? ग्राम पंचायत के लिए इनमें से कौन कौन सा भाग है? एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ग्राम पंचायत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ प्रश्न रिपीटेड है पिछले वाला, कोई बात नहीं है, आप इसका उत्तर दीजिए, देखते हैं कि याद है या नहीं। ग्राम पंचायत इनमें से कौन से भाग में आता है? भाग 4 और भाग 9, भाग 4 और भाग 10, भाग 4 और भाग 9A, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए इसका उत्तर दीजिए, लगातार लोगों को सेशन शेयर करते रहिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए। बिल्कुल अंग्रेजी वाला ही पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी में है, ग्राम पंचायत इज इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 4 एंड पार्ट 9, पार्ट 4 और पार्ट 10, पार्ट 4 एंड पार्ट 9A, नॉन ऑफ द एबव। तो क्या आंसर होगा इसका? सही उत्तर होगा संविधान के भाग 4 और भाग 9। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पहले से ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी, लेकिन 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन करके संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 यानी शेड्यूल 11 जोड़ा गया और संविधान में अनुच्छेद 243A से लेकर O तक ये ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। आपको बता दूं, ग्राम पंचायत की बात सबसे पहले भारत में चोल वंश के राजाओं ने की थी। पहली बार ग्राम पंचायत, क्वेश्चन आ जाए ग्राम पंचायत किसकी देन है, तो चोल वंश के राजाओं की देन है। चोल वंश दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख राजवंश था। ये अपनी नौसेना, सबसे मजबूत नेवी नौसेना के लिए जाना जाता था, ग्राम पंचायत के लिए जाना जाता था और मंदिर निर्माण के लिए जाना जाता था। आधुनिक काल में ग्राम पंचायत की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया था। आधुनिक काल में ग्राम पंचायत की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया था, लेकिन जब संविधान बना तो उसे भाग 4 के अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में रखा गया था। लेकिन बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 ईयर याद रखिएगा, इसमें हम लोग ग्राम पंचायत को कानूनी मान्यता दिए और इसके अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया गया पंचायत का। और पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था भी इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही की गई थी। संविधान के भाग 9A में नगर निगम है। संविधान के भाग 9A में क्या है? नगर निगम। आगे आते हैं, अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? जल्दी से उत्तर दीजिए। अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें। सेशन को अपने यूट्यूब, अपने व्हाट्सएप चैनल, अपने व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप्स हैं और टेलीग्राम के जितने भी ग्रुप्स आपके हैं और फेसबुक चैनल सब पर शेयर कर दें, अधिकतम लोगों को जोड़ें। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? प्रश्न पूछ रहा है, अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। हु वाज मेड द मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इन इंटरिम गवर्नमेंट? इंटरिम गवर्नमेंट में फूड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था? इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अंतरिम सरकार में कृषि और खाद्य मंत्री थे। क्लियर है? कृषि और खाद्य मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री थे। सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। नोट कर लीजिएगा। भारत में अच्छा चीज और बता दूं कि अंतरिम सरकार जो है इसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के सलाह पर भारत का संविधान सभा भी बनाया गया था। भारत में संविधान सभा का गठन, भारत में संविधान सभा का गठन और क्या, और अंतरिम सरकार का गठन, ये दोनों कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था 1946 में। क्लियर है? भारत में संसदीय शासन हो या अध्यक्षीय शासन? बहुत बढ़िया सवाल। इसका उत्तर आप देंगे तो हम समझेंगे कि आप रियल में अच्छे विद्यार्थी हैं। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। भारत में संसदीय शासन हो या अध्यक्षीय शासन, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। अभी वर्तमान में भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। पूछा जाए भारत में कैसी शासन प्रणाली है तो क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट्री रूलिंग सिस्टम है, क्योंकि भारत ब्रिटेन से लिया था। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि संसदीय शासन प्रणाली को हटाकर हम अध्यक्षीय प्रणाली कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में क्या है? अध्यक्षीय प्रणाली है। इसको लागू करने की बात इंदिरा गांधी ने सोचा, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया पहले कमेटी बनाते हैं और कमेटी बताएगी कि सही है, इसको लागू करना सही रहेगा,
तभी हम इसको लागू करेंगे, वरना नहीं। इसकी जांच के लिए भारत में कैसी हो, संसदीय व्यवस्था सही रहेगा या अध्यक्षीय, इसकी जांच के लिए कमेटी बनी थी। वो कमेटी कौन सी थी? मुरली मनोहर जोशी कमेटी, अटल बिहारी वाजपेयी कमेटी, चौधरी चरण सिंह कमेटी और स्वर्ण सिंह कमेटी। चलिए बताइए, इनमें से कौन सी कमेटी बनाई गई थी किसकी जांच के लिए? आज भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम सही है या भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम सही है, इसकी जांच के लिए भारत में कौन सा सिस्टम सही है, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। साइंस है, लास्ट में साइंस है, लास्ट में अमित जी साइंस भी है। प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को हम ऐड करेंगे। बिल्कुल आप सही, आपका सुझाव है, आपका सुझाव स्वागत योग्य है। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में साइंस को डाला जाए, कम से कम 5-7 करंट अफेयर, कम से कम 10 साइंस। हालांकि आज के पेपर में साइंस है, आप वेट कीजिए लास्ट तक, लास्ट जब जुड़ते हैं। चलिए इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत में अभी भी क्या है, संसदीय प्रणाली। वैसे बता दें, भारत में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उन्हीं के सिफारिश पर भारत में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए और संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली की जांच के लिए भी स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। और इसमें इन्होंने कहा कि अभी भारत में अध्यक्षीय प्रणाली लागू करना ठीक नहीं होगा, संसदीय शासन प्रणाली भारत के लिए ज्यादा बेहतर है। क्लियर है? आगे आते हैं। शंकरी प्रसाद का केस सुप्रीम कोर्ट में कब लाया गया था? 1950, 1951, 1952, 1953। शंकरी प्रसाद का केस प्रस्तावना प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है, इसको लेकर शंकरी प्रसाद का केस आया। और ये कब लाया गया, ये पूछ रहा है प्रश्न। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्लियर है? सब लोग आंसर कीजिए इसका, और मैक्सिमम लोगों को सेशन शेयर कर दीजिए। आपके लिए लगातार सीरीज आता रहेगा, प्रत्येक प्रकार की सीरीज आपके लिए मैं लाता रहूंगा। बिल्कुल इसमें अब हमें कोशिश करूंगा, अब इसमें हमारी कोशिश होगी कि आपके लिए कुछ करंट अफेयर के भी 4-5 सवाल और इसमें साइंस की भी करीब 10 सवाल शामिल किया जाए। हर एक सेट में साइंस के 10 सवाल और हर एक सेट में 4-5 सवाल करंट के। बस लगातार सेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आप तक पहुंचता रहे। मेरी कोशिश है, इस चैनल की कोशिश है खास करके, कि आप लोगों के लिए जो भी बेहतर हो किया जाए, ताकि आपके सपने, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे किया जा सके। इसका सही उत्तर है 1951। 1951 इज द राइट आंसर। अगला आइए, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी कमेटी कब गठित की गई थी? राज्यों के पुनर्गठन के लिए, राज्यों को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। आप जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं था, बल्कि भारत में 565 देसी रियासत भी थे। समझा रहे बात? ये देसी रियासत को पुनर्गठित करने के लिए, इन देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए और भारत में राज्य का निर्माण कैसे हो, इसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था जेबीपी कमेटी। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों को मिलाकर एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी के ही 3 मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। ये कमेटी के मेंबर थे। ये कमेटी कब गठित की गई थी? जेबीपी कमेटी कब बनाई गई थी? 1953, 1956, 1948, 1949। चलिए बताइए जल्दी, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी कमेटी कब गठित की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग। सभी लोग इससे जुड़िए, सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी जिस जिस ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी ग्रुप्स में सेशन को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए सब लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1948। 1948 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए 2 कमेटी बनाई गई थी। सबसे पहली कमेटी जो बनाई गई थी उसका नाम था धर कमेटी, एसके धर। एसके धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई 1948 में। एसके धर की अध्यक्षता में बनाई गई।
लेकिन कोई सॉल्यूशन निकल नहीं सका। बाद में 1948 में ही दूसरी कमेटी बनाई गई जिसका नाम था जेबीपी कमेटी। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पटाभी सीतारमैया। जेबीपी कमेटी और धार कमेटी दोनों कब बना? 1948 में। बाद में अभी भी राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सका। अंत में 1953 में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में इस कमेटी के मेंबर थे के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये इस कमेटी ने 1953 में जो कमेटी बनी, फजल अली कमेटी या राज्य पुनर्गठन आयोग, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि भारत में 16 राज्य होने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। लेकिन सरकार ने फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन को ही माना, लेकिन राज्य कितने बने? 14, और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? 6। यानी भारत सरकार ने 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। लेकिन रिकमेंडेशन क्या था? रिकमेंडेशन था 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन सरकार ने बनाए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। यानी प्रारंभ में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? आगे आते हैं। जनता से जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा दी गई थी, जनता से जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन क्या है? लोकतंत्र। हु सेड दैट द गवर्नमेंट रन बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड टू द पीपुल? ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन है। मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए जितना अधिक से अधिक हो सके। हर एक ग्रुप में सेशन को शेयर कर दें, सेशन को शेयर कर दें। सेशन को अगर क्वेश्चन का डिस्कशन क्वेश्चन अच्छा है तो सेशन को लाइक भी कर दें, सेशन को लाइक कर दें और अधिकतम जगहों तक इसको शेयर कर दें। चलिए भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी, इब्राहिम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग या जवाहरलाल नेहरू? इसका सही उत्तर होगा बी इज द राइट आंसर, अब्राहम लिंकन। इसमें लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, इनके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। महात्मा गांधी के फॉलोअर है मार्टिन लूथर किंग और जवाहरलाल नेहरू को वैसे में जानते ही आप। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी? 1915, 1909, 1910, 1912। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज रिटन बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी राइट द बुक हिंद स्वराज? चलिए इसका सही उत्तर दीजिए। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने कब लिखा? आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न मौजूद है, जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने कब लिखी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने कब लिखी? इसका सही उत्तर होगा 1909। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने कब लिखा? 1909 में लिखा, 1909 में लिखा। इसी किताब में हिंद स्वराज में ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के लिए एक शब्द बोला था, बांझ और बेसिया। क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश सरकार को गांधी जी ने किस पुस्तक में बांझ और बेसिया कहा था? तो आंसर होगा हिंद स्वराज। आगे आते हैं, कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला, उसके बाद कम वाला, उसके बाद कम वाला, इसके बाद कम वाला। मैंने कह रहा है कि कपास के उत्पादन में आप क्रम से बताइए कौन सा राज्य पहले है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, गुजरात कपास उत्पादन में फर्स्ट है, ये बात सत्य है। उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यानी कपास उत्पादन में पहला स्थान गुजरात का है। ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? ए, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। गुजरात में सबसे ज्यादा कपास होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। कपास के लिए जो मिट्टी है उसका नाम है काली मिट्टी। सबसे अधिक कपास भारत में, कॉटन यानी कपास एक ही बात है, कॉटन या कपास भारत में काली मिट्टी में उगाया जाता है। और काली मिट्टी को इसी कारण से कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी में कपास की विशेष रूप से खेती होती है। एक बात और जान जाइए, कपास की खेती में टोटल 200 दिन समय लगता है। कपास की खेती यानी कपास के पौधा तैयार होने में कुल 200 दिन लगता है। लगभग 6 महीने से ऊपर में पौधा तैयार होता है
और इसमें नियम है कि कपास के पौधा जब उग रहा हो तो 140 दिन तक पाला रहित होना चाहिए। 140 डेज जो है वो फ्रॉस्ट नहीं, फ्रॉस्टलेस होना चाहिए, यानी पाला रहित अगर दिन होगा 140 दिन तक तभी कपास होगा। यानी 140 दिन तक ध्यान रखना है पाला ना पड़े। अगर पाला पड़ गया तो समझिए कि पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। यानी कपास टोटल 200 दिन में उगाया जाता है, जिसमें 140 दिन पाला रहित होना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा कपास गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में। आगे आते हैं दलहन उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। सबसे ज्यादा दाल कहाँ, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ। इसमें चारों ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं, सबसे ज्यादा राजस्थान में। दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। दाल का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। दाल का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। दाल का सबसे बड़ा उत्पादन राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है कहीं। पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। दाल के उत्पादन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा। इसका सही उत्तर तो कोई नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, वैसे दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, लेकिन पिछले बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें सरकार का कहना है कि सबसे ज्यादा दाल कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। दाल के उत्पादन में एमपी पहले था, प्रथम, लेकिन पिछले इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया कि दाल के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। तो राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आएगा। आगे आते हैं, भारत का सर्व प्रमुख रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। द मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। चलिए सब लोग उत्तर दीजिए। सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। जहां जहां आपके चैनल्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी में चैनल को अधिकतम शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न आने वाले हैं आगे, अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लाया हूं। तो एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस कर दिया हूं। इसका सही उत्तर क्या होगा? रबर का सबसे उत्पादक कहाँ है? केरल। रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है भाई? केरल का है। केरल में शांत घाटी है, केरल में शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल, केरल को भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, सबसे ज्यादा जैविक विविधता केरल में मिलता है। केरल को मसालों का बागीचा भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक मसाले केरल में उगाए जाते हैं, इसलिए केरल को मसालों का बागीचा भी कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाकी कर्नाटक, कर्नाटक किसमें आ गया? मक्का, रेशम। कर्नाटक आ गया मक्का, रेशम और कॉफी। मक्का, रेशम और कॉफी, मेज, सिल्क एंड कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश का तंबाकू के उत्पादन में, आंध्र प्रदेश का टोबैको के प्रोडक्शन में तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर नहीं, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है और सेंट्रल टोबैको बोर्ड ये गुंटूर में है। आगे आइए, निम्न में से कौन सा देश चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इनमें से कौन सा देश है जो चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? सब लोग आंसर कीजिए और मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन पर अंत तक बने रहें। 50 प्रश्न हम आज करेंगे, अंत तक सेशन के साथ बने रहें, लगातार जुड़े रहें, अपनी मेहनत को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें और अपनी कमियों को दुरुस्त करते रहें, क्योंकि सफलता का एकमात्र मंत्र है हर दिन अपनी कमियों को आराम आराम से धीरे धीरे करके समाप्त कर देना और लगातार मेहनत करना। मेहनत के सिवा सफलता का और कोई विकल्प नहीं है। केवल मेहनत 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 एकमात्र विकल्प है जो सफलता की ओर आपको ले जा सकता है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, एक प्रोसेस है जिससे आपका जीके मजबूत होगा। तो लगातार सेशन से जुड़े रहिए और प्रोसेस को फॉलो करके पढ़ते रहिए। इसका सही उत्तर होगा चीन। दुनिया में सबसे अधिक चावल और गेहूं दोनों का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं और सर्वाधिक चावल दोनों का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन सी फसल जो है वो रेशेदार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइबर क्रॉप? इनमें से कौन फाइबर क्रॉप नहीं है? कपास, जूट, मेस्टा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल यानी फाइबर क्रॉप कौन सा नहीं है? चलिए उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से। फाइबर क्रॉप कौन सा नहीं है? फाइबर क्रॉप इनमें से कौन सा नहीं है?
सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिए, आंसर दीजिए। मैं आपका आंसर देख रहा हूं, जो आप लोग आंसर करते मैं देखता हूं। चलिए, इसलिए आप लोग जरूर आंसर करिए। चलिए, तो सबका आंसर, इसमें ज्यादातर का आंसर आ रहा है डी, तीनों। इनमें से तीनों जो है, इनमें से तीनों के तीनों जो है वो फाइबर क्रॉप में आता है, फाइबर रेशेदार फसल में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। तीनों तो डी नहीं होगा, सॉरी, इनमें से कोई नहीं लिख रहा है। इसका सही उत्तर होगा ई। इसका सही उत्तर क्या होगा? ई होगा। इसका सही उत्तर होगा ई। एक से अधिक, एक से अधिक, नोट कर लीजिए, एक से अधिक। कपास भी है फाइबर क्रॉप, जूट भी है फाइबर क्रॉप, और मेस्टा भी है फाइबर क्रॉप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। आगे आते हैं। भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ उगाया जाता है, उसके बाद कहा प्रथम द्वितीय तृतीय, कॉफी उत्पादन में प्रथम द्वितीय तृतीय कौन से राज्य हैं, इसके विषय में दिया गया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? कौन सा सही उत्तर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए इसको पढ़ के, जल्दी से आंसर दीजिए और लगातार जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए। अंत तक बेहतरीन सवालों का हम लोग प्रदर्शन करेंगे, बेहतर बेहतर सवाल आपके लिए लाएंगे। बस लगातार अंत तक 50 क्वेश्चन तक फॉलो कीजिए, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ लगे रहिए, लगातार जुड़े रहिए सेशन से। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सबसे ज्यादा कर्नाटक में भी बताया हूं, कर्नाटक कॉफी, मक्का और रेशम तीनों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दूसरे नंबर पर है केरल, कॉफी के उत्पादन में सेकंड नंबर पे आता है केरल, और थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, क्रम से है। कॉफी के उत्पादन में पहला कर्नाटक, दूसरा केरल और तमिलनाडु तीसरा। आगे आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी में शामिल है? इनमें से कौन सा बागवानी फसल में शामिल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन हॉर्टिकल्चर? इनमें से कौन सी खेती जो है हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व है? मेवे की खेती, सब्जी की खेती, फूलों की खेती, इनमें से कौन सी खेती है जिसे बागानी खेती कहा जाता है? बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सी खेती है जिसे बागानी कृषि के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सी खेती बागानी खेती के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सी कृषि बागानी कृषि के नाम से जाना जाता है? जैसे सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। फूलों की खेती, सब्जी की खेती और मेवे की खेती, ये तीनों को बागानी खेती के नाम से यानी हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का शीर्ष फल उत्पादक राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट? फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ये प्रश्न पूछ रहा है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश? बताइए किस राज्य का फलों के उत्पादन में पहला स्थान है? किस राज्य का फलों के उत्पादन में पहला स्थान है? चलिए, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया, डी इज द राइट आंसर। फलों के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान है। फ्रूट प्रोडक्शन में हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान है, खासकर सेब के उत्पादन में। हिमाचल प्रदेश का सेब के उत्पादन में, एप्पल के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। हिमाचल प्रदेश का सेब के उत्पादन में पहला स्थान है। वैसे फलों के उत्पादन में पूछे तो हिमाचल प्रदेश का स्थान अग्रणी है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? पपीता, आम, सूरजमुखी, सेब, इनमें से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका सबसे अच्छा स्रोत है पपीता। ए इज द राइट आंसर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है पपीता। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? पपीता है, पपाया है। मैं बता दूं आपको कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई,
और विटामिन के, विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसको बोला जाता है वसा में घुलनशील विटामिन, फैट में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को फैट में यानी यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। विटामिन बी और विटामिन सी को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, इसको वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है, और बी और सी को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। बताइए कौन सही नहीं है, इसमें से कौन से सही नहीं है? चीन दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। कर्नाटक कौन सही नहीं है? कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है, राज्य है। हिमाचल प्रदेश भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसमें से कौन सही नहीं है? सब लोग उत्तर दीजिए। लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी हो सके अधिकतम सेशन को शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, हर जगह सेशन को शेयर कर दीजिए। और प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिए पढ़ के, प्रश्नों का आंसर जरूर करिए आप लोग। कौन सा इसमें सही नहीं है? तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक भारत है। कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादक है। हिमाचल प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। और महाराष्ट्र भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, महाराष्ट्र भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, बल्कि तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक केला तमिलनाडु में होता है। हिमाचल प्रदेश फलों की सही है, ये सी सही है। कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादक है। भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। हिमाचल प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, भी सही है। तो ये बी और सी गलत है। बी और सी, ए, बी और ए, बी और सी, एक मिनट रुकिएगा, कौन सही नहीं है? तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, सी सही है। सी क्या है? सही है। और डी, महाराष्ट्र भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक केरल नहीं, ये नहीं है। तो गलती ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस है, और ये वाला सेंटेंस है। क्लियर है? समझ में आया बात? इसका सही उत्तर क्या हो गया? इसका सही उत्तर हो गया, इनमें से कौन गलत है? में ए भी गलत है, बी भी गलत है, और डी भी गलत है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें एक से अधिक गलत है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस फल का भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। आम का, केला का, सेव का, अमरूद का? इनमें से किस फसल का, इनमें से किस फसल का भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है? आम का, केला का, सेव का, अमरूद का? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। भारत किस फसल में, कौन से फल में प्रथम स्थान पर है? यह पूछ रहा है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, सेशन को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लगातार आपके लिए मैं इस तरह का सेशन लाता रहूंगा, लगातार आपके लिए इस सेशन को लाया जाएगा।
भारत किसके उत्पादन में प्रथम है, ये पूछ रहा है आपसे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आम के उत्पादन में प्रथम है, बिल्कुल सही है। केला के उत्पादन में भी प्रथम है, ये भी सही है। अमरूद के उत्पादन में भी प्रथम है, ये भी सही है। लेकिन सेब के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। सेब के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, उसके बाद अमेरिका का स्थान है। सेब के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चीन का है, याद रखिएगा। तो इसमें आम, केला और अमरूद, ये तीनों के उत्पादन में, आम, केला और अमरूद, इन तीनों के उत्पादन में क्या है? भारत का पहला स्थान है। आम, केला, अमरूद तीनों का भारत में क्या है भाई? तो पहला स्थान है। क्लियर है? समझ रहे हैं बात आप लोग? तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा सेब। सेब, सॉरी, तीनों सही है। इसका सही उत्तर होगा इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक। क्लियर है? सेब के उत्पादन में चीन है, नोट कर लीजिएगा, बाकी तीनों में भारत है। भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया? क्या भारत के कैपिटल मार्केट यानी शेयर बाजार, ये पूछ रहा है कि पूंजी बाजार का मतलब शेयर बाजार। भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करता है? सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, नबार्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और नबार्ड। इनमें से कौन जो है भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रक माना जाता है? हु इज कॉल्ड द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल मार्केट? चलिए उत्तर दीजिए जल्दी से। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है शेयर मार्केट। कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, ये पूछ रहा है प्रश्न। शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? अब इकोनॉमिक्स का सवाल आ गया है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी। भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रक किसे माना जाता है? सेबी को माना जाता है। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। नोट कर लीजिए, सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन 1992 में इसे स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया। सेबी की स्थापना सेबी की स्थापना 1988 में की गई, लेकिन 1992 में इसे क्या दिया गया? स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया। स्वायत्त संस्था का दर्जा इसे दिया गया सेबी को। सेबी पूंजी बाजार कंट्रोल करता है। आरबीआई भारत में कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है। आईआरडीए इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है। नबार्ड कृषि क्षेत्र का बैंक है। अगला प्रश्न है, ये निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनिए। सेबी की स्थापना 1988 में की गई, अभी मैंने बताया, बिल्कुल सही उत्तर है। हर्षद मेहता शेयर घोटाला केस 1992 में आया, ये भी सही है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में किया गया, यह गलत है, 1964 में किया गया था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में की गई थी, 1964 में की गई थी, न कि 1954 में की गई थी। इनमें से कौन सा सत्य है? तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई, बिल्कुल सही है। हर्षद मेहता वाली घटना 1992 में आया, ये भी सही है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना 1954 में किया गया, ये सही नहीं है, इसकी स्थापना 1964 में की गई। और सेबी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। सेबी बिल्कुल संवैधानिक संस्था नहीं है। सेबी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये भी सही है। तो केवल गलत कौन है? सी। इसकी स्थापना 1900, गलत सिर्फ इसलिए कि डेट गलत है, 1964 में हुआ था। नेक्स्ट आइए आगे। निम्न में से कौन सा कारण सेंसेक्स के उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेवार नहीं है? सेंसेक्स जो हमारा शेयर सूचकांक है, उसके उतार चढ़ाव, सेंसेक्स का दिखता है ना कि आप टीवी पर दिखाता है इकोनॉमिक न्यूज, उसमें दिखाता है सेंसेक्स कितना बढ़ गया, कितना घट गया। तो सेंसेक्स का जो स्कोर है वो किस पर डिपेंड नहीं करता? जल्दी से उत्तर दीजिए। वर्षा की मात्रा, मौद्रिक नीति और राजनीतिक अस्थिरता, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इनमें से कौन सा कारण है सेंसेक्स को उतार चढ़ाव के नहीं है? तो वर्षा होगा, जैसे बात है, वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शेयर मार्केट का वर्षा से क्या लेना देना है? क्लियर है? आगे आइए। अगला, KOSPI, कोस्पी किस देश का सूचकांक है? क्योस्पी
चलिए बताइए कहाँ का है KOSPI, ये कहाँ का है भाई, जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग, लगातार उत्तर दीजिए जल्दी से। KOSPI कहाँ का शेयर सूचकांक है? चलिए सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं, जल्दी से उत्तर दीजिए और लगातार जुड़े रहिए, सेशन के अंत तक जुड़े रहिए। बेहतरीन सवालों के साथ हम लोग आज आए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा साउथ कोरिया, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया का है। कहाँ का है भाई? तो साउथ कोरिया का है KOSPI। कोस्पी जो है इसका फुल फॉर्म है, लिख लीजिए, KOSPI का फुल फॉर्म लिख लीजिए, कोरिया कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स, कोरिया कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स, KOSPI, कोरिया कंपोजिट फुल फॉर्म इसका क्या है? कोरिया कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। कोरिया कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स, इसकी स्थापना कोरिया में, दक्षिण कोरिया में किया गया था 1980 में। निम्न में से कौन सा सूचकांक सुमेलित नहीं है? जल्दी से मिलाइए इसको। एसीटी, जेसीआई, नेस्डॉक एंड TSEC, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ये तो सुमेलित, एसीटी, जेसीआई, नेस्डॉक एंड TSEC, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी से उत्तर दीजिए। अधिकतम सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि अधिकतम लोग इससे जुड़ सके, सेशन से अधिकतम लोगों को लाभ हो सके। इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा बी। सभी लोगों ने बी उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर, बी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर होगा JCI जापान। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? इनमें से कौन सी एजेंसी एक है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? क्रिसिल, इकरा, निक्की एंड केयर, इनमें से कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? बहुत मार्वेलस, अच्छा सवाल है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर कीजिए और लगातार सेशन से जुड़ जाइए। सेशन पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत जल्द आपके लिए करंट अफेयर स्पेशल क्लासेज भी आने वाली हैं, तो लगातार आप जुड़े रहें, लगातार सेशन के साथ बने रहें, लगातार सेशन को शेयर कर दे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दे। निम्न में से कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निक्की। निक्की एक स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर सूचकांक है। निक्की इज स्टॉक एक्सचेंज, निक्की इज स्टॉक एक्सचेंज, बट क्रिसिल, इकरा एंड केयर इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये पूरे दुनिया के देशों को हर एक मामले में क्रेडिट देता है। क्लियर है? आगे आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? भारत में नेशनल इनकम के आंकड़े कौन जारी करता है? भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से, देखता हूं कौन सही उत्तर देता है। सही उत्तर कौन देता है? देखता हूं कौन सही उत्तर देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा CSO। CSO के द्वारा भारत में नेशनल इनकम का डाटा जारी किया जाता है। पहली बार भारत में नेशनल इनकम निकाला था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार भारत में नेशनल इनकम किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी ने निकाला। और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय किसने निकाला? तो निकाला VKRB राव। नोट कर लीजिएगा, पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी ने। और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय किसने निकाला? तो निकाला VKRB राव ने। CSO, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? CSO। नीति आयोग हाल में बना है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई। क्लियर है? NSSO का मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO का फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। CSO सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसी के द्वारा नेशनल इनकम वर्तमान में निकाला जाता है। नीति आयोग योजना आयोग की जगह बनाया गया था NITI,
नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। 64वीं बीपीएससी में पूछा भी था कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले योजना आयोग भारत के लिए 5 वर्षीय योजना बनाती थी, 5 ईयर प्लान बनाती थी। अब नीति आयोग हमारे लिए 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय प्रोग्राम बनाएगी। योजना आयोग थिंक टैंक के रूप में काम नहीं करता था, लेकिन नीति आयोग हमारे लिए थिंक टैंक और सलाहकार की भूमिका भी निभाएगा। एक अंतर और है, योजना आयोग में राज्य के कोई मुख्यमंत्री मेंबर नहीं होता था, लेकिन नीति आयोग में राज्य के मुख्यमंत्री भी मेंबर होंगे। आगे आइए, अगला प्रश्न, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? विच कंट्री हैज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर जापान है। पूछ रहा है कि चौथे स्थान पर कौन है? जर्मनी, ब्रिटेन, जापान या रूस? जल्दी आंसर कर दीजिए सब लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। चौथे नंबर पर कौन है? जर्मनी। पहले नंबर पर नोट कर लीजिए अमेरिका, दूसरे नंबर पर लिख लीजिए चीन और तीसरे नंबर पर लिख दीजिए जापान और चौथे नंबर पर लिखिए जर्मनी। क्लियर है? नॉमिनल जीडीपी के आधार पर जर्मनी का कैवा स्थान है? चौथा स्थान है। और वही नोट कर लीजिए, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत का 5वां स्थान है। नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत का 5वां स्थान है और जर्मनी का चौथा स्थान है। तीसरे स्थान पर जापान है, दूसरे स्थान पर चीन है और पहले स्थान पर अमेरिका है। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, जीडीपी की गणना किसके द्वारा किए गए कार्यों को उत्पादन को जोड़ा जाता है? इनमें से जीडीपी की गणना के लिए, जीडीपी निकालने के लिए किसके कार्यों को जोड़ा जाता है? गृहिणी के कार्य बिल्कुल नहीं जोड़ते। गृहिणी घर में काम करने वाली महिलाओं का जो कार्य है उसको इसमें जोड़ते नहीं है, बल्कि अध्ययन द्वारा स्वयं को के बालक को पढ़ाना ये भी नहीं होगा। अपने बालक को पढ़ाना ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। गृहिणी के रूप में कार्य करना घर का, ये जीडीपी में शामिल नहीं होगा। पुराने शेयरों की पुनर्बिक्री, इससे सरकार को फायदा है। एक कारीगर द्वारा नए मकान का निर्माण। क्लियर है? तो क्या होगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों। सी और डी दोनों सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से 2, मोर देन 1। कह रहा है कि जीडीपी की गणना में इसमें किसको कार्यों को उत्पादन को जोड़ा जाता है? तो किसको जोड़ा जाता है भाई? पुराने शेयरों की बिक्री और एक कारीगर द्वारा नए नामांकन का निर्माण। तो सी और डी दोनों सही है, ये आंसर हो जाएगा। भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? जल्दी उत्तर दीजिए। 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर, 1 जनवरी? भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल, बिल्कुल सी, जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल सही है। भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल से हो जाता है। आगे आते हैं, बजट एक लेख पत्र है। बजट इज ए पेपर। बजट किसका पेपर है भाई? सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार के राजकोषीय नीति का, सरकार की मुद्रा नीति का। बताइए। और बजट इज ऑफ मनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। बजट इज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट कॉमर्शियल पॉलिसी, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी, मनी सेविंग पॉलिसी। बताइए क्या है बजट? क्या है बजट? क्या है? सब लोग आंसर कीजिए। लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जितने भी हो सके अधिकतम शेयर कर दीजिए सेशन को। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सरकार की राजकोषीय नीति। एक लाइन लिख लो, राजकोषीय नीति और बजट प्रबंधन अधिनियम, फिजिकल पॉलिसी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? राजकोषीय नीति और बजट प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2003 में। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय। नेक्स्ट आइए, एक थोड़ा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। अनुत्पादक व्यय
यहाँ भी है शून्य आधारित व्यय का क्या अर्थ है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है। शून्य आधारित जीरो बेस्ड बजट, इसका मतलब से आप क्या समझते हैं, जीरो बेस्ड बजट से मतलब आप क्या समझते हैं, जल्दी से बताइए। जीरो बेस्ड बजट का मतलब क्या होता है, जीरो बेस्ड बजट का मतलब क्या होता है, मतलब बजट को नए सिरे से पेश करना, बजट को नए सिरे से पेश करने को बोलते हैं जीरो बजट। इसका सही उत्तर हो जाएगा हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, नए से पुराने बजट को छोड़कर बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करते हैं तो उसी को बोलते हैं शून्य बजट या जीरो बजट। आगे आइए, महाराष्ट्र में संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक रूप कौन है। क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में कौन सा ऐसा लोक रूप है, कौन सा ऐसा नृत्य है, कौन सा ऐसा डांस है जो नाटक में, यानी रंगमंच का मतलब नाटक, रंगमंच या नाटक में काम आता है। लावड़ी, नौटंकी, तमाशा, गाथा, इनमें से कौन है महाराष्ट्र, ये सब के सब महाराष्ट्र कहेंगे, ये सब नोट कर लीजिए। सारे के सारे नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तो कह रहा है कि इन सभी नृत्यों में से कौन सी नृत्य है जिसमें रंगमंच यानी कि नाटक का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर होगा तमाशा, तमाशा में नाटक का प्रयोग किया जाता है। लावड़ी भी महाराष्ट्र के ही है। अभी हाल ही में लावणी के कलाकार सुमित भाले को स्पेन दुबई में अवार्ड मिला है। लावणी के प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार सुमित भाले को, एक महिला है, इनको यूएई के दुबई में लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पुरस्कार यानी गोल्डन अवार्ड दिया गया है किनको, सुमित भाले को, जो लावणी नृत्य से जुड़े हुए हैं। नौटंकी भी महाराष्ट्र में है, तमाशा, गाथा सब महाराष्ट्र में है। क्लियर है। आगे आते हैं, निम्न में से किस नृत्य शैली में, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नृत्य शैली है जिसमें हमेशा महाभारत या रामायण के विषय को लिया जाता है। इनमें से कौन सा नृत्य है जिसमें हमेशा महाभारत और रामायण का विषय लिया जाता है। ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, अंत तक सेशन के साथ बने रहिए। आज मैंने कल्चर के भी सवाल, संस्कृति के भी सवाल डालने की कोशिश किया है। लगातार सेशन से बने रहे, सेशन से लगातार जुड़े रहे। सेशन अच्छा लग रहा हो सेशन को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कौन सा नृत्य शैली कथा भाव हमेशा रामायण महाभारत से लिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य में कथा भाव हमेशा रामायण महाभारत से लिया जाता है। तो मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। केरल में और भी नृत्य है, नोट कर लीजिए। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, उसके बाद कथकली, मोडी अट्टू, मोडी अट्टू, मोडी अट्टू, ये नृत्य का नाम है। मोडी अट्टू, मोहिनी अट्टम और कथकली। कथक नहीं, कथक तो उत्तर भारत का है, कथकली, ये तीनों कहाँ का नृत्य है भाई, ये केरल, सॉरी ये तीनों नृत्य कहाँ का है, हाँ केरल का है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा मोहिनी अट्टम। लेकिन इसे बता दूं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है। आगे आते हैं, कबीर हिंदी के किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। कबीर हिंदी में कौन सी भाषा में लिखते थे, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा और मैथिली। कबीर की भाषा क्या थी ये पूछ रहा है। कबीरदास ने साखी शबद रमैनी, कबीरदास ने एक किताब लिखी जिसका नाम था बीजक। कबीरदास खुद अनपढ़ थे, उनके किताबों को श्याम सुंदर दास ने लिखा, उनकी किताब का नाम है बीजक। कबीरदास की किताब है बीजक। बीजक में 3 सेक्शन है, एक है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा रमैनी। साखी में प्रेम की कविताएं हैं, शबद में गुरु की कविताएं हैं और रमैनी में वियोग की कविताएं हैं। तो साखी, शबद, रमैनी, ये तीनों 3 पाठ है, एक किताब के 3 भाग है। उस किताब का नाम क्या है, बीजक। कबीरदास की क्या के विचारों पर आधारित किताब का नाम क्या है, बीजक। पर बीजक स्वयं कबीर ने नहीं लिखा, कबीर के बाद लिखा गया इसे। जैसा इसका न तो कबीर अवधी में, न तो भोजपुरी में, न ब्रज में, न मैथिली में। अब देखेंगे कि कबीर इन चारों भाषाओं में लिख रहे थे। कबीर में इन सभी भाषाओं के शब्द मिलेंगे, कबीर में इन सभी भाषाओं के शब्द आपको मिलेंगे। तो कबीर हिंदी के किस स्थानीय भाषा में लिख रहे थे, इनमें से कोई नहीं, सब में लिख रहे थे। इधर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वैसे कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा जाता है।
कबीर की भाषा को कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई भाषा सभी का प्रयोग, इन्होंने सभी का मिक्सचर का प्रयोग किया, ऐसा नहीं कि किसी एक भाषा का प्रयोग किया है। इसी भाषा को बोला जाए तो सधुकड़ी भाषा। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग। सितार और बीणा पर बजाए गए, देखो अब साइंस का क्वेश्चन आ गया। आप लोग बोल रहे थे साइंस का क्वेश्चन डालिए। सितार और बीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में इसमें से क्या अंतर होता है? सितार और बीना पर जो बजाया है आपने, उसमें किसमें अंतर आएगा? गुणता का, तरत्व का, तरत्व और गुणता दोनों का, इनमें से कोई नहीं। क्या भैया? इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेम टोन प्लेड ऑन सितार एंड बीना? ग्रेड, क्वालिटी, इन बोथ पिच एंड क्वालिटी, नन ऑफ दीज एंड मोर देन वन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सितार और बीणा पर बजाए गए एक ही स्वर का में अंतर होता है। किसमें अंतर आ जाता है? तारत्व में या गुणता में? तरत्व या गुणता दोनों में? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। आप मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर करते रहिए और लगातार आंसर जरूर कीजिए आप लोग। इसीलिए मैं 2 मिनट रुक जाता हूं ताकि आप आंसर कर ले पहले। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गुणता। केवल गुणता यानी केवल क्वालिटी में अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता। क्लियर है? आगे आते हैं। एक ही स्थान पर लगने वाले महाकुंभ मेले के बीच कितना अंतराल होता है? आप जानते हैं कि भारत में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, और गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद में। तो कह रहा है कि एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद लगता है? 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। एक कल्चरल सवाल है पर आसान सवाल है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। जब लगातार आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा, आंसर जरूर कीजिएगा और लगातार पढ़ते रहिए। अप्रैल में आपका पेपर है तो अप्रैल कब आएगा पता नहीं चलेगा। एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर दिन का एक एक टाइम का आप उपयोग कीजिए। लगातार फोकस करिए। करंट अफेयर, जनरल साइंस एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तीन को आप भगवान बना करके चलिए। डेली 2 घंटे करंट अफेयर, डेली 2 घंटे मॉडर्न हिस्ट्री, डेली 2 घंटे जनरल साइंस आपको पढ़ना है। इसके बाद जो वक्त बचे उसमें और भी कुछ पढ़ लेना है। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 12 वर्ष। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच 12 वर्ष का अंतर होता है। वैसे अर्ध कुंभ की बात करें, कुंभ मेला में अगर महाकुंभ की बात ना करें, अर्ध कुंभ की बात करें तो उसमें 6, अर्ध कुंभ की अगर बात करिएगा तो उसमें कितने का अंतर आता है? अर्ध कुंभ जो लगता है कितने साल पे लगता है भाई? अर्ध कुंभ, उत्तर दीजिए आप लोग। अर्ध कुंभ कितने वर्ष पे लगता है? अर्ध कुंभ कितने वर्ष पे लगता है? 6 वर्ष, बिल्कुल सही, 6 वर्ष सही उत्तर है। इसका सही उत्तर जाएगा 6 वर्ष अर्ध कुंभ के लिए। लेकिन कुंभ पूछ रहा है इसलिए आंसर क्या होगा? महाकुंभ पूछ रहा है इसलिए आंसर होगा 12 साल। सही उत्तर क्या होगा? 12 साल पर कुंभ का मेला लगता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। नासिक में गोदावरी नदी किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, गंगा किनारे हरिद्वार में, और इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। अगला प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत के सुविख्यात नृत्य है? कौन ऐसे नृत्य, इसमें से कौन ऐसे कलाकार हैं, कौन ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं? देखो भारत में शास्त्रीय संगीत को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत के संगीत को हिंदुस्तानी संगीत कहा गया और दक्षिण भारत के संगीत को कर्नाटक संगीत कहा गया। भारत में संगीत के 2 भाग, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत वाले को हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत वाले को बोलते हैं हम कौन संगीत? कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसमें क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। शोभना नारायण, एम एस सुब्बालक्ष्मी, पंडित जसराज, एम एस गोपालकृष्णन। एम एस गोपालकृष्णन, जल्दी जल्दी से बताइए इसमें कौन होंगे? तो 2 तो नाम आपको लग ही रहा है, दक्षिण भारत का है सुब्बालक्ष्मी और गोपाल कृष्णन। ये दोनों कर्नाटक संगीत से होंगे। कंफ्यूजन है पंडित जसराज पर और शोभना नारायण पर। जल्दी से उत्तर दीजिए इनमें से कौन हिंदुस्तानी संगीत के हैं? हिंदुस्तानी संगीत से इनमें से किसका संबंध है? जल्दी से उत्तर दीजिए।
इसमें दो आंसर हो जाएगा, शोभना नारायण और पंडित जसराज। ये दोनों हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए हैं। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? हिंदुस्तानी संगीत से। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन, एक से अधिक। लिख लिया, नोट कर लिया आप लोगों ने। संगीत दो प्रकार का, उत्तर भारत के संगीत को हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत के संगीत को कर्नाटक संगीत। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जो बताएगा उसे मेरी तरफ से मिलेगा डेयरी मिल्क। चंडीगढ़ का वास्तुविद ली कार्बूजियर किस देश के निवासी थे? चंडीगढ़ का वास्तुविद यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ ली कार्बूजियर वाज द नेशनल ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के वो क्या थे, रहने वाले थे, कौन से देश के रहने वाले थे? ली कार्बूजियर। आप जानते हैं चंडीगढ़ को डिजाइन किया था ली कार्बूजियर ने, कलकत्ता को डिजाइन किया था जॉब चारनॉक ने, और दिल्ली को डिजाइन किया था लुटियंस ने। दिल्ली को डिजाइन किया लुटियंस ने, कलकत्ता को डिजाइन किया चारनॉक ने, और चंडीगढ़ को डिजाइन किया ली कार्बूजियर ने। तो ली कार्बूजियर मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, किस देश के रहने वाले थे? इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। बहुत काबिल। देखो, जिस प्रश्न में हमको रहता है आशंका कि आप लोग इसका उत्तर नहीं देंगे, आप उसका उत्तर दे जाते हैं। बहुत बेहतरीन, आप लोगों के काबिलियत को सैल्यूट है। ऐसे ही मेहनत करते रहें, लगातार सेशन से जुड़े रहें, लगातार रूटीन बना के घर पे पढ़ते रहें। इस बार नहीं तो कभी नहीं, मिशन एसडीएम, मिशन डीएसपी, इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये फॉर्मूला पे चले। फ्रांस और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड ये दोनों देश के निवासी थे। फ्रांस में भी इनकी नागरिकता थी, स्विट्जरलैंड में भी इनकी नागरिकता थी। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ को डिजाइन किया, जॉब चारनॉक ने कलकत्ता को डिजाइन किया, और लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस ने दिल्ली को डिजाइन किया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, सोनल मानसिंह, परवीन सुल्ताना, अमृता शेरगिल। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस वायलिनिस्ट? यानी वायलिन बजाने वाले कौन थे? प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, सोनल मानसिंह, परवीन सुल्ताना एंड अमृता शेरगिल। जल्दी से उत्तर दीजिए, इनमें कौन है जो, इनमें से कौन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो है वायलिन वादक है, नोट कर लीजिएगा। सोनल मानसिंह का संबंध संगीत से, क्लियर है। अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकारी से है। आगे बढ़ते हम लोग। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिए, पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। जल्दी से बताइए, पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? भारत में एकमात्र स्थान जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर। पुष्कर एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, और यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है कार्तिक महीने में। हर साल पुष्कर मेला लगता है यहाँ पर। कहाँ है भाई? सब लोग उत्तर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग उत्तर दीजिए, और सेशन को एक बार फिर से अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और अपने अपने फेसबुक चैनल से शेयर कर दीजिए। आपके लिए जितनी भी आपके डिमांड्स हैं उसको फुलफिल हम लोग करेंगे। जैसे आप लोगों ने कहा है कि करंट अफेयर डाला जाए, तो 5 करंट अफेयर डेली हम इसमें 10 साइंस के क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। बिल्कुल सही आपने दिया, अजमेर। पुष्कर मेला अजमेर में इसका आयोजन किया जाता है। अजमेर, वैसे बता दे कि अजमेर में ही मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अजमेर में ही मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। ये मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में सूफी सिलसिला के संस्थापक है। भारत में सूफी धर्म के संस्थापक, भारत में सूफी सिलसिला के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती है। उनका दरगाह भी अजमेर में है। अब पुष्कर मेला, पुष्कर भी कहाँ है? अजमेर में है। मैं बता दूं आपको कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भारत, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, भारत में तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। क्लियर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। यहाँ आमेर फोर्ट है, यहाँ आमेर का किला है, यहाँ जंतर मंतर है, और यहाँ हवा महल है। उदयपुर की बात करें, इसे झीलों का शहर कहा जाता है। उदयपुर के पास एक जावर माइंस है, जावर की खदान है, जहां से जस्ता निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? जस्ता निकाला जाता है। नेक्स्ट आइए, यामिनी राय का संबंध किससे है? यामिनी राय का संबंध किससे है? जल्दी से उत्तर दीजिए, यामिनी राय का संबंध किससे है? मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला, नाट्य कला। इनमें से यामिनी राय किससे जुड़े हुए हैं? यामिनी राय बंगाल के रहने वाले हैं।
ये पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। यामिनी राय जी का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। नोट कर लीजिए, वेस्ट बंगाल से इनका संबंध है। ये किस फील्ड से जुड़े हुए यामिनी राय? यामिनी राय किस फील्ड से जुड़े हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए सब लोग उत्तर दीजिए। लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन शेयर कर दीजिए। सेशन पर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी कर दें। चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। यामिनी राय बंगाल के रहने वाले, इनका संबंध किससे है? किससे इनका संबंध है भाई? इसका सही उत्तर क्या होगा? जिन्होंने सी आंसर किया है बिल्कुल सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर। यामिनी राय का संबंध चित्रकला से है, चित्रकारी से, पेंटिंग से है। नेक्स्ट आते भैया, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? चलिए साइंस का सवाल है। व्हाट इज लाइट ईयर या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट ईयर? लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, यह वर्ष जिसमें वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। या वह दूरी जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यह आंसर होगा। या वह समय जो सूर्य की किरणों को धरती पर आने में समय लगता है, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में जो समय लेता है उसको बोलते हैं। या फिर सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में जितना समय लेता है उसको बोलते हैं। या फिर एक वर्ष में सूर्य जितनी दूरी तय करता है उसका प्रकाश वो लेते हैं। या 29 दिनों का जब फरवरी होता है उस साल को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। बताइए किसको प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं? प्रकाश वर्ष, जल्दी से उत्तर दीजिए सभी लोग, इसका आंसर कीजिए। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल इजी सवाल है। लाइट ईयर का मतलब होता है वह दूरी जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। बी इज द राइट आंसर। वह दूरी जो प्रकाश लाइट एक साल में तय करता है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। अगला ये नेक्स्ट आइए, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से। सूर्य के प्रकाश का दो भाग है, एक उसका अदृश्य भाग, एक दृश्य भाग। उससे फोटोसिंथेसिस कौन करता है? फोटोसिंथेसिस इज डन फ्रॉम द इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट बाय हुम? सूरज के प्रकाश के अदृश्य भाग से कौन करता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस? वृक्ष, कवक, फफूंद या बैक्टीरिया? बाय ट्री, बाय फंगस या फिर फफूंद के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा? जल्दी से उत्तर दीजिए। कौन करता है प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण? कौन करता है प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण? जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक बात और बता दूं, आप लोग प्रीवियस पेपर जरूर करते रहिएगा। हर दिन प्रीवियस पेपर से कम 100-200 सवाल लगाइएगा। प्रीवियस पेपर का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जितने भी उत्तर भारत में पीसीएस होता है उन सब के 10 ईयर पेपर आप लगाइए। घटना चक्र या अरिहंत, ये दोनों का आता है प्रीवियस पेपर कंबाइंड। घटना चक्र भी लोगे तो कंबाइंड आएगा, और अगर आप लेते हैं अरिहंत तो भी कंबाइंड आएगा। अरिहंत या घटना चक्र से आप प्रीवियस पेपर हर दिन कम से कम 150-200 सवाल लगाइए। ये सिलसिला तब तक जारी रखिए जब तक कि आपका प्री एग्जाम ना हो जाए। तो प्रीवियस पेपर के लिए 1-2 घंटा डेली निकालिए, करंट अफेयर के लिए 1-2 घंटा डेली निकालिए, साइंस के लिए 1-आध घंटा डेली निकालिए, और मॉडर्न हिस्ट्री भी लगातार रिवाइज करते रहिए। इतना काम अगर कर लिए तो आपका पीटी रोकने वाला कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? बैक्टीरिया। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, डी सही उत्तर है। बैक्टीरिया जो है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से करता है फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन पर, परिकर्णन पर, व्यतिकरण पर? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क? किस पर करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑन रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए किसके आधार पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस बेस पर काम करता है? लगातार पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, लेकिन ध्यान रहे प्रीवियस पेपर का डेली कम से कम 150 सवाल लगाना है। प्रीवियस पेपर से डेली करंट अफेयर पढ़ना है, साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री इसको भी डेली पढ़ना है। इतना काम आप रेगुलर अगर करते रह गए तो आपका प्री हो जाएगा। लेकिन आपको इस चीज को जो मैं बता रहा हूं रेगुलर आपको पीटी तक रखना होगा। अगर ऐसा कर लिए तो आपको प्री निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो लगातार हम लोग प्री एग्जाम तक इसको करते रहेंगे सेशन को, बस लगातार आप जुड़ते रहें। इसी प्रकार जब मेंस देने को आपको मिलेगा तो उस समय भी कुछ सीरीज आपके लिए लाया जाएगा। बस लगातार मेहनत करते रहिए, मेहनत के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इसका सही उत्तर होगा एक, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के आधार पर क्या काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। या आपने मिराज सुना होगा, मिराज, आप सुने होंगे मरुस्थल में
बालू में दूर दूर गर्मी के दिनों में देखते हैं तो दूर क्या दिखाई देता, लगता है पानी है वहां पर, और पानी होता नहीं। जैसे आप बस में कभी या गाड़ी में कभी जाते हैं, सड़क पर, रोड पे अगर जाते हैं आप, देखते हैं रोड पर गर्मी के दिनों में, जून के महीने में, मई महीने में लगता है कि रोड के ऊपर सामने में पानी होगा, और ऐसा पानी होता नहीं। उसी को मिराज कहते हैं। तो मिराज भी किस पर काम करता है, यानी मृग मरीचिका भी किस पर काम करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। आगे आइए, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है, उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाना किस कारण होता है। एक ट्रेन में जब व्यक्ति बैठा है तो पीछे की ओर झुक जाता है, ये किस कारण होता है। स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। क्या है, एज सुन एज ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग द पैसेंजर सिटिंग इन द लेंस backwards due to which reason, inertia of stability, inertia of motion, inertia मतलब जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या कंजर्वेशन ऑफ मास। जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, किस जड़त्व के कारण ऐसा होता है। सभी लोग उत्तर दीजिए, जितने लोग हैं, साइंस का प्रश्न है, जल्दी उत्तर दे दीजिए आप लोग इसका। इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या होना चाहिए। भाई कोई रुका हुआ है और पीछे झुक गया, तो सब जानते हैं जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम है, सभी लोग जानते हैं, इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया लगता है। लेकिन व्यक्ति स्थिर था, गाड़ी चलना प्रारंभ कर दिया ना जी, व्यक्ति तो स्थिर था। तो आंसर क्या होगा, स्थिरता का जड़त्व आंसर होगा। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि ट्रेन चल रही है, एकाएक ट्रेन में ब्रेक लगता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, तो होगा गति का जड़त्व। इसका सही उत्तर फिर क्या होगा, क्या होगा भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। जब चलती गाड़ी में ब्रेक लग जाए तो इंसान आगे की ओर झुक जाता है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन अगर गाड़ी में बैठा इंसान है और ट्रेन एकाएक चलना शुरू कर दिया तो इंसान पीछे की ओर झुक जाता है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ, मतलब स्थिरता का जड़त्व। क्लियर है। इस सेशन का अंतिम सवाल, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन यूज इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन रिसीवर। बताइए कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है टेलीविजन में। जैसे आप रिमोट में, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बेड पे बैठे बैठे दूर से टेलीविजन को आप बंद कर लेते हैं, चैनल को चेंज कर लेते हैं, टेलीविजन के शुरू कर लेते हैं। ये जो रिमोट से जो निकलता है रेडिएशन, वो रेडिएशन कौन सा है ये पूछ रहा है। विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, इनमें से कौन सा रेडिएशन है जो टीवी के रिमोट में काम आता है, ये पूछ रहा है आपसे। सभी लोग उत्तर दीजिए, लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, और सेशन से लगातार हर दिन रूटीन के साथ जुड़े रहे, मेहनत करते रहे। मेहनत के सिवा एकमात्र मेहनत ही विकल्प है, इसके अलावा अपने जीवन को बदलने का, अपने जीवन को बेहतर करने का एकमात्र साधन है मेहनत और रूटीन। जो इंसान अपने जीवन में रूटीन लाया और मेहनत लाया, ये दो फॉर्मूला पर काम किया, उसके जीवन में कभी कभी सूर्यास्त नहीं होता, हमेशा सूर्योदय होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, औरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का प्रयोग टीवी के रिमोट में करते हैं। तो चलिए, इस सेशन का आज अंतिम सवाल था। कैसा लगा सेशन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सेशन कैसा लगा। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग जल्दी से बताइए सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी जरूर दें, और लगातार सेशन के साथ जुड़े रहे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपकी जितने भी डिमांड्स हैं वो सारे डिमांड्स हम पूरे करेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है, पढ़ना तो आप ही को है। अब बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, पढ़ना तो पड़ेगा। बिना होली देखे, बिना बर्थडे, बिना किसी मैरिज पार्टी, सारी पार्टी को अवॉइड करना होगा इस साल, क्योंकि इस साल बहुत बढ़िया सीटें हैं, सीटें अच्छी हैं, संख्या भी ज्यादा है और सीट भी अच्छी अच्छी सीटें हैं। इस बार जितनी बेहतरीन सीटें आई हैं, बहुत ऐसी सीटें 60-62 में आया था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा नहीं आया। तो लगातार आप जुड़े रहे, इस बार नहीं तो कभी नहीं के फॉर्मूले से, और सेशन को शेयर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।